नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हाजिर है आपकी सेवा में एक नए सेशन के साथ। जी हाँ, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राकृतिक वनस्पतियाँ और वन संरक्षण। आपके राजस्थान भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। खासकर यदि बात करें जो आगामी जो एग्जाम होने जा रहे हैं, चतुश्रेणी एग्जाम हो, वाहन चालक हो, राजस्थान पुलिस हो, पटवार हो, ग्राम सेवक हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, तमाम राजस्थान की होने वाली भर्तियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है। तो बगैर किसी देरी के देखते हैं इस संपूर्ण क्लास को। बहुत ही शानदार तरीके से पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों के सामने ये प्रस्तुत की जाएगी। प्राकृतिक वनस्पतियां और वन संरक्षण। देखिए, इसके 3-4 वीडियो लेके आएंगे क्योंकि डीपली पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और डीपली पढ़ेंगे और बहुत सरलता के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आज इस क्लास में हम आर्थिक समीक्षा 2024-25 देखेंगे, राजस्थान बजट 2025-26 देखेंगे और ISFR रिपोर्ट 2023, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 की बात करेंगे, जो 21 दिसंबर 2024 को भूपेंद्र यादव के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जो 18वीं रिपोर्ट थी। इन तीनों टॉपिक को आज इस क्लास में कवर करेंगे। सबसे पहले यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जरूर जुड़े, टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़े और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें, और प्ले स्टोर से जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए गोल गुरु अकेडमी जो ऐप है इसको डाउनलोड करके रखें। तो बगैर किसी देरी की शुरुआत करते हैं भाई। देखिए, जो वन है राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसमें तो कोई शंका है नहीं। किसी भी राज्य का जो वन क्षेत्र है उस राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि वन आपको पता है लकड़ी प्रदान करता है, अनेक औषधियां प्रदान करता है, फर्नीचर में काम आता है। मतलब वनों का अत्यंत महत्वपूर्ण है, पर्यावरण को व्यवस्थित बनाए रखने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। राजस्थान में वनों का वितरण कैसा है भाई। वनों का वितरण राजस्थान में असमान है। आप देखते हो अरावली के पूर्व साइड में वन ज्यादा मिलेंगे, और दक्षिण पूर्व की बात करेंगे तो उधर भी वन ज्यादा मिलेंगे, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में वनों का जो जमाव है या जो घनत्व है वो कम है। अब देख लीजिए दक्षिण व दक्षिण पूर्व वाला पार्ट, ये राजस्थान है। ये राजस्थान की बात करें, ये मध्य से अरावली, इधर वाले जो पार्ट है इस पार्ट में जो है वन घनत्व ज्यादा है, इधर क्या है, कम है। तो दक्षिण व दक्षिण पूर्वी भाग में वन व वन्य जीव अधिक मात्रा में मिलते हैं, और पश्चिमी भाग में वन क्षेत्र अत्यंत कम मिलता है भाई। ठीक है, यहां तक कंफर्म है सारी चीजें। अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वन क्षेत्र। राजस्थान में इनका वितरण असमान है। पश्चिमी राजस्थान में कम घनत्व मिलता है, और पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी की बात करें तो वनों का घनत्व अधिक मिलता है। अब देखिए राज्य में संरक्षित क्षेत्रों की स्थिति। संरक्षित क्षेत्रों की यदि राज्य में बात करें तो क्या स्थिति है, देख लेते हैं भाई। देखिए राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं राजस्थान में। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कितने हैं भाई, 3 है। कमेंट बॉक्स में बताओ 3 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। राजस्थान के 3 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से, कमेंट बॉक्स में बताओ। टाइगर रिजर्व है, आगे हम विस्तृत देखेंगे। वर्तमान में कितने हैं, 5 टाइगर रिजर्व है। वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो राजस्थान में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है, 26 है। कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें तो कितने हैं, 37 है। आखेट निषेध क्षेत्र मतलब जहां पर आप शिकार नहीं कर सकते वो कितने हैं, 33 है। पहले तो हम याद रख लेते थे कि राजस्थान में 33 ही जिले हैं, 33 आखेट निषेध क्षेत्र है, लेकिन जिले कितने हो गए, 41 हो गए। आखेट निषेध क्षेत्र कितने रह गए, 33 रह गए। मृग वन कितने हैं, 7 मृग वन है भाई। बायोलॉजिकल पार्क कितने हैं, 4 है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से सवाल पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान 3, टाइगर रिजर्व 5, वन्य जीव अभ्यारण्य 26, कंजर्वेशन रिजर्व 37, आखेट निषेध 33, मृगवन 7, बायोलॉजिकल पार्क 4। अब देखिए बायोलॉजिकल जो पार्क है वो कहाँ कहाँ पर है भाई। एक तो आपके जयपुर राष्ट्रीय राजधानी, जो राज्य की राजधानी जयपुर वहां पर है। एक उदयपुर झीलों की नगरी, एक शिक्षा नगरी कोटा में, और एक है सूर्य नगरी जोधपुर में। 4 बायोलॉजिकल पार्क है, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर, चारों के चारों याद रह जाएंगे। बायोलॉजिकल पार्क 4, मृगवन 7, आखेट निषेध 33, कंजर्वेशन रिजर्व 37, वन्य जीव अभ्यारण्य 26, टाइगर रिजर्व 5 और राष्ट्रीय उद्यान 3। ये सारे के सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए भाई। आगे देखिए जंतुआलय। जंतुआलय कितने हैं, 4 जंतुआलय। कितने जंतुआलय हैं, 4 जंतुआलय हैं। कौन कौन से, जयपुर, उदयपुर,
कोटा और बीकानेर। पहले जंतुवाले हम कितने पढ़ते आ रहे हैं? 5 पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जंतुवाले कितने हैं? 4 है। कैसे याद रखोगे भाई 4 जंतुवाले? मैप के माध्यम से देखते जाओ तो क्या है कि चीजें सरल होगी। जयपुर में है एक, तो एक कहां पर है? उदयपुर में है। एक आपके कहां पर है? कोटा में है। और एक है बीकानेर में है। बीकानेर, जयपुर, कोटा और उदयपुर, 4 जगह क्या है? जंतुवाले है। पांचवा जो जोधपुर था, जोधपुर का क्या कर दिया गया है? जो माचिया जैविक उद्यान में स्थानांतरित कर दिया गया है। जो पांचवा जंतुवाले था जोधपुर, उसको जोधपुर का जंतुवाले माचिया जैविक उद्यान में स्थानांतरित कर दिया गया है। मतलब है जो जोधपुर जंतुवाले था उसको माचिया जैविक उद्यान में स्थानांतरित कर दिया गया है। तो वर्तमान में कितने हैं जंतुवाले? 4 है। चारों याद हो जाएंगे। जयपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर। जोधपुर को हटा दिया गया है। किसमें स्थानांतरित कर दिया गया? माचिया जैविक उद्यान में स्थानांतरित कर दिया गया है। आगे देखिए राज्य के मृगवन जो 7 है, हमने देखे थे कौन कौन से, देख लेते हैं एक बार। देखिए एक है जयपुर में। जयपुर में सम्राट अशोक का जो है ब्राह्मणु शिलालेख मिला है। तो अशोक कहां पर याद रखोगे? जयपुर में याद रखोगे। माचिया सफारी जो है वो आपको याद हो जाएगा। अभी हमने देखा है किसमें इसको जो है स्थानांतरित किया गया है, कमेंट बॉक्स में बताओ। देखे तो माचिया सफारी जोधपुर में है। चित्तौड़गढ़ मृगवन कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। पंचकुंड कहां पर है? ये आपके पुष्कर में है। पंचकुंड क्या है? मृगवन है। कहां पर है? पुष्कर में है। संजय, संजय, संजय याद रखोगे जयपुर में। सापुरा जयपुर में है। और सज्जनगढ़ है उदयपुर में। वे अमृता देवी मृगवन खेजरी जोधपुर में। 2 तो कितने हो गए? जयपुर में कितने हो गए मृगवन? 2 हो गए। जोधपुर में कितने हो गए? जोधपुर में 2 हो गए। 4 तो यही हो गए भाई। देखो 1 2 3 और 4। अब बाकी कितने बचे? एक तो बचा आपके चित्तौड़गढ़, एक अजमेर और एक उदयपुर। चित्तौड़गढ़, अजमेर और उदयपुर। इस प्रकार जो है चित्तौड़गढ़, उदयपुर और अजमेर, ये 7 मृगवन है। याद रखोगे भाई। 2 जयपुर, 2 जोधपुर, 1 चित्तौड़गढ़, 1 उदयपुर और 1 अजमेर। ये सातों के सातों नाम याद हो जाने चाहिए। अब देखिए राज्य के टाइगर रिजर्व की यदि बात करें तो 5 जो हमने देखे थे टाइगर रिजर्व, वो कौन कौन से देख लेते हैं एक बार। देखिए टाइगर रिजर्व में पहला है रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। 1973 में टाइगर रिजर्व की शुरुआत होती है। टाइगर परियोजना, बाघ परियोजना की शुरुआत होती है कहां से? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से। तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है जो कहां पर है? जिले कौन कौन से शामिल आते हैं इसमें? जिले आपके आते हैं सवाईमाधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक। ये 4 जिलों में फैला हुआ है कौन सा? रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। 1973 पहली बाघ परियोजना यहीं से शुरुआत होती है, या बाघ परियोजना की शुरुआत यहीं से मानी जाती है 1973। सवाईमाधोपुर मुख्य जिला, करौली, बूंदी और टोंक। अब देखिए उसके बाद है दूसरा टाइगर रिजर्व सरिस्का। सरिस्का जो कहां पर है? अलवर, कोटपुतली, बहरोड और जयपुर में फैला हुआ है। अलवर, कोटपुतली, बहरोड और जयपुर में मुख्यतः अलवर में फैला हुआ है। ये सरिस्का अभ्यारण्य वही है जहां पर कौन से कबूतर मिलते हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ। देखे सरिस्का अभ्यारण्य भी पढ़ते हैं ना हम। तो पहला देखो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, सवाईमाधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक। दूसरा सरिस्का टाइगर रिजर्व है, अलवर, कोटपुतली, बहरोड व जयपुर। ये 3 जिले इसमें सम्मिलित किए गए। उसके बाद है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है जिसमें देखिए हाड़ौती के 3 जिले, कोटा, बूंदी, बारा नहीं है, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ है भाई। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है। तीसरा टाइगर रिजर्व है। चौथे की बात करें तो रामगढ़ विस्तारी, ये कहां पर है भाई? बूंदी, कोटा और भीलवाड़ा। देखो कोटा और बूंदी में 2 है, एक तो मुकुंदरा हिल्स का पार्ट भी आता है और रामगढ़ विस्तारी का पार्ट भी आता है। उसके बाद देखिए धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है। ये कहां पर है? धौलपुर और करौली 5वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो टाइगर रिजर्व कितने? 5 टाइगर रिजर्व है। ठीक है। रणथंभौर, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा, रामगढ़ और धौलपुर करौली। ये पांचों के पांचों आपको कंठस्थ हो जाने चाहिए क्लास में। ऐसा नहीं कि यहाँ पढ़ने के बाद फिर आपको और रिवीजन करने की ज्यादा जरूरत पड़े। 10 दिन बाद में रिवीजन करना, एक बार क्लास लेने के बाद। ठीक है।
है जैसा का जैसा दिमाग में पूरा को पूरा छप जाना चीजें, क्योंकि बहुत बढ़िया तरीके की, देखो भाई बहुत शानदार पीडीएफ है ना, पीपीटी बहुत बढ़िया बना ले हूँ कि ताकि सीधे दिमाग में छपे, रंगीन है, कटे ज्ञान के लिए प्रयोग करोगे है। ठीक है, आगे देखिए नोट, 10,000 रुपए का नोट है और बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। रणथंभौर सबसे बड़ी व राज्य की पहली बाघ परियोजना, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत भी यहीं से होती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी कौन सी परियोजना है? रणथंभौर सवाई माधोपुर वाली है। राज्य की पहली बाघ परियोजना है, कब से शुरुआत मानी जाती है? 1 अप्रैल 1973। यदि आपको कोई पूछे बाघ परियोजना की शुरुआत है तो 1 अप्रैल 1973 कहां से? रणथंभौर सवाई माधोपुर से। उसके बाद देखिए धौलपुर करौली, ये सबसे नवीन व सबसे छोटी है भाई। धौलपुर करौली बाघ परियोजना जो है सबसे छोटी है और क्या है? नवीनतम है, सबसे छोटी व नवीनतम है टाइगर रिजर्व है। इसको घोषित किया गया है, घोषणा कब हुई है? 6 अक्टूबर 2023 को, 6 अक्टूबर 2023 को। तो दो चीजें याद, दो फैक्ट याद, रणथंभौर सबसे बड़ी और सबसे पहले, धौलपुर करौली सबसे नवीन और सबसे छोटी। कुंभलगढ़ को संभावित छठा टाइगर रिजर्व घोषित करने की प्रक्रिया चल रही है। कौन से की? कुंभलगढ़ राजसमंद की। मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सरिस्का टाइगर रिजर्व क्षेत्र में खनन गतिविधियों पर रोक लगाई दी है भाई। कई बार क्या होता है, ऐसा फैक्ट पूछ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन से टाइगर रिजर्व में जो है खनन प्रक्रिया पर रोक लगाई है। अब सोचे करंट से रिलेटेड ये चीजें हैं तो बहुत बार करंट से जोड़ के भी इनको पूछ सकते हैं। तो कौन से में? सरिस्का टाइगर रिजर्व में, याद रखोगे अलवर वाला। अलवर कोटपुतली बैरोड और जयपुर में फैला हुआ ना, अभी हमने देखा था। आगे चलिए भाई, अब देखिए वन क्षेत्र की यदि बात करें, राज्य में वन क्षेत्र की बात करें तो कुल अभिलेखित वन कितने हैं भाई? 33,014 वर्ग किलोमीटर, 33,014 वर्ग किलोमीटर, 33,014 ऐसे याद रखो, 33,014 अभिलेखित वन है। जिसमें से देखिए राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? ये 9.64% है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? ये अभिलेखित वन है 9.64। राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर वन है? 9.64% भाग पर वन है। जिनमें से देखिए आरक्षित 36.95, आरक्षित 36.95% है। संरक्षित वन 56.43 पर है और अवर्गीकृत वन जो है 6.62। तो सबसे ज्यादा कौन से हैं? रक्षित है, अवरोही क्रम में देखें तो रक्षित है, उसके बाद आरक्षित है और उसके बाद अवर्गीकृत है। ये क्रम है भाई, इधर बढ़ता जाता है मतलब। और ये अवरोही क्रम देखे तो आरोही, ये आरोही क्रम है, वो अवरोही क्रम है। सर्वाधिक जो है रक्षित है, उसके बाद आरक्षित है, अवर्गीकृत। याद कैसे रखोगे? सबसे छोटा जो है उसको सबसे पहले रखना है रक्षित, उसके आ उपसर्ग लगाना है। उपसर्ग आगे लगता है ना, परपराप समानो अवनिश निर्दोष दुआ पीर, ये जो है आरक्षित है। उसके बाद अवर्गीकृत सबसे लास्ट में लेना है। तो अभिलेखित वन जो है 33,014 वर्ग किलोमीटर भाग पर है और 1% कितना है राज्य का? ये कुल भाग का 9.64% राज्य के कुल भाग का है, जिसमें से सर्वाधिक रक्षित है, उसके बाद आरक्षित है और सबसे कम जो है अवर्गीकृत वन राज्य के भाग पर मिलते हैं। एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ मां के नाम, इसकी शुरुआत कब हुई भाई? इसकी शुरुआत कहां से हुई? दिल्ली से हुई। दिल्ली से कौन सा? बुद्ध जयंती पार्क, बुद्ध जयंती पार्क। बुद्ध जयंती पार्क में मोदी जी द्वारा पीपल का वृक्ष लगाकर, देखो देश में एक पेड़ मां के नाम जो अभियान की शुरुआत है वो दिल्ली से, दिल्ली में कौन सी जगह? बुद्ध जयंती पार्क में कौन सा वृक्ष लगाया गया? पीपल वृक्ष देश के प्रधानमंत्री के द्वारा लगाकर इस अभियान की शुरुआत की गई। इसमें क्या चीजें हैं भाई? एक पेड़ मां के नाम, इसको देश को हरा भरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये पोर्टल है और लक्ष्य कितना? 3 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वृक्षारोपण क्या है? 5.62 करोड़, मतलब लक्ष्य से अधिक वृक्षारोपण किया गया।
आपको पूछ सकते हैं ऐसा कौन सा अभियान था जिसमें लक्ष्य से ज्यादा वृक्षारोपण किया गया, तो एक पेड़ मां के नाम, जो मोदी जी द्वारा शुरू किया गया या केंद्र जो सरकार है उसके द्वारा शुरू किया गई अभियान है। आगे देखिए, राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र संवर्धन, या इसे शॉर्टकट में बोल सकते हैं CRESEP परियोजना। ये क्या है, किसके सहयोग से, देखो जापान की एक एजेंसी है जिसका नाम है जायका, इसके द्वारा तो इसको वित्त पोषक किया गया है या यहां से इसको वित्त मिल रहा है। कुल लागत कितनी है भाई, CRESEP परियोजना की कुल लागत है 1774.30 करोड़, मतलब है 1774.30 करोड़ जो है इसमें कुल लागत है, जिसमें से जायका कितना ऋण दे रहा है, 1700, लगभग 1800 मान लो, 1800 में से लगभग देखो 1500 के आसपास तो जो है ये जायका ऋण दे रहा है, जो जापान की एक एजेंसी है। कितना दे रहा है, 1493.20 करोड़, और राजस्थान का जो अंश है वो कितना है, 281.10 करोड़ है। तो आपको कोई पूछ ले कि ये परियोजना क्या है, तो ये परियोजना देखो वित्त पोषक तो की गई है जायका के द्वारा, जो जापान की एक एजेंसी है, इसकी कुल लागत ये है, राजस्थान का अंश इसमें बहुत कम है, जायका ने ज्यादातर ऋण दिया है। इसका कार्यकाल कितना रहने वाला है भाई, अगले 10 वर्ष तक की बात है, अक्टूबर 2024 से मार्च 2035 तक जो है इसमें लक्ष्य रखा गया है। उद्देश्य क्या है, ये चीजें भी देख लो, इंपॉर्टेंट है, वरना इसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा कि ये योजना है क्या। तो उद्देश्य क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रबंधन देखना, जैव विविधता का संरक्षण करना और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना जो है इसका मुख्य उद्देश्य। ये 3 उद्देश्य लेकर ये जो परियोजना है ये शुरू की गई है अक्टूबर 2024 से लेके मार्च 2035 के मध्य तक। देखिए क्रियान्वयन जिले, इन जिलों में ये योजना चलाई जाएगी। कितने जिले, 19। अब आपको पूछ सकते हैं कि CRESEP परियोजना में जिले कितने हैं, तो 19 जिले हैं, जिसमें से ये जिले दे रखे हैं, देखो अजमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, चूरू, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, सीकर, सिरोही, राजसमंद और उदयपुर। ये जो 19 जिले हैं ये इनमें शामिल किए गए, इस परियोजना में शामिल किए गए। हालांकि ये जिलों के नाम तो आपको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी याद रखना कि कितने जिले, करंट से रिलेटेड भी यहां से सवाल बन जाता है। तो कितने जिले हैं, 19 जिले हैं। ठीक है भाई, उद्देश्य क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन देखना, जैव विविधता संरक्षण करना और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना। आगे देखिए, मिशन हरियालो राजस्थान, ये क्या है, 2024 में इसकी शुरुआत की गई। कब से, जुलाई 2024 में मिशन हरियालो राजस्थान की जो है शुरुआत की गई। इसकी अवधि कितनी, 5 वर्ष। कुल निवेश कितना, 4000 करोड़ इसमें निवेश किया गया। और उद्देश्य क्या रखा गया कि राज्य के हरित क्षेत्र में वृद्धि करना, मतलब जो राज्य का हरा भरा क्षेत्र है, अभी हमने देखा लगभग 10% राज्य के कुल भाग के जो है उस पर ही अभिलेखित वन हमने देखे थे। तो इसको और बढ़ावा देना, इसको और वृद्धि करना, इसमें मतलब राज्य के हरित क्षेत्र में वृद्धि करने के उद्देश्य से मिशन हरियालो राजस्थान परियोजना जुलाई 2024 में शुरू की गई, जिसकी अवधि 5 वर्ष रखी गई और 4000 करोड़ में इसमें कुल निवेश 4000 करोड़ का होगा। ठीक है, तो ये भी समझ में आया। उसके बाद देखिए, इको फ्रेंडली पहलें की गई, मतलब कौन कौन सी पहल जो अपने राज्य में की गई। तो इको फ्रेंडली से संबंधित जो पहल है, पहली कौन सी, इलेक्ट्रिक वाहन या ईवी परिवहन, मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पर सिर्फ ईवी को बढ़ावा दिया गया। तो कौन से स्थान, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहां पर है, रणथंभौर, जहां पर सर्वप्रथम जो है विवाह की कुंकुबत्री भेजी जाती, कार्ड भेजा जाता है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर। और पांडुपोल मंदिर सरिस्का, पांडुपोल हनुमान जी का है क्या, पांडुपोल मंदिर सरिस्का, इन दोनों में इलेक्ट्रिक वाहन ईवी परिवहन की जो है प्राथमिकता यहां पर दी गई। इको फ्रेंडली पहल यहां पर की गई। तो ये 2 जगह जो है इको फ्रेंडली पहल की गई, त्रिनेत्र मंदिर रणथंभौर जो कि गणेश जी का है, और पांडुपोल मंदिर सरिस्का। ठीक है भाई, उद्देश्य क्या, कार्बन उत्सर्जन में कमी करना और वन्य जीवन को राहत। कैसे भाई, देखो ईवी को यदि प्राथमिकता नहीं देते तो कार्बन ज्यादा उत्सर्जन, मतलब अपन ध्यान है पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियां क्या धुआं फूके, है ना, कई तो गई है आइले तो घासलेट बंद हो नहीं, घासलेट डालता तो धुआं देती है बर नाड़ो बेरड़ो या तो उससे क्या होता है, कार्बन उत्सर्जन होता है। तो उसमें कमी लाने के लिए और वन्य जीवों को राहत। अब ध्यान है
अरे कई जब छोटा आता है, मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, मन ध्यान है यहाँ गुरु जी कहता कि अखबार ले रहा हूँ 8 वाली गाड़ी में, तो मैं कहीं करता हूँ भी ड्राइवर कन जाया हूँ पहली के बाद गाड़ी है जट भी धुआंडालो वो नालो नंबर जा रूप जाता कि भी जो कि ये कार्बन डाइऑक्साइड वह गाड़ी छोड़ती वह बहुत स्वादिष्ट, या स्वादिष्ट का ही मतलब सुगंध में बहुत शानदार लगती, मतलब सुगंध में तो अच्छी लगती लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक वो मानी जाती है। तो वन्य जीवों के भी यदि इस तरीके की जो है कार्बन का उत्सर्जन होगा तो उनको नुकसान होगा, यदि ईवी परिवहन को बढ़ावा मिलेगा तो इनको भी राहत मिलेगी। आगे देखिए अल्प वन उत्पाद वृक्षारोपण, मतलब जो अल्प वन है उनके उत्पाद में जो बढ़ावा करना, तो आदिवासी जिलों में वृक्षारोपण की ये पहल की गई। कौन से क्षेत्रों की है? सबसे पहले अल्प वन उत्पाद वृक्षारोपण पहल कौन से क्षेत्र की है? आदिवासी जिलों की है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? अल्प वन उत्पाद की उत्पादकता में बढ़ावा करना, आदिवासियों के कल्याण में वृद्धि करना। मतलब ये चीजें बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक वहां रहने वाले लोगों की जो है कल्याण होगा, उनके कल्याण में वृद्धि होगी, उनको और रोजगार के साधन मिलेंगे और सुविधाएं मिलेगी। तो ये चीजें हैं भाई अल्प वन उत्पाद वृक्षारोपण, आदिवासी क्षेत्र से संबंधित है, इसके ये उद्देश्य रखे गए हैं। आगे देखिए हरित विकास। हरित विकास की बात करें तो हरित विकास क्या है? ग्रीन ग्रोथ की बात करते हैं तो विकास का ऐसा मॉडल जिसमें आर्थिक वृद्धि और पर्यावरण संधारणीयता दोनों पर बल दिया गया है। हरित विकास की बात करें, कई बार क्या है कि यहाँ नाम है हरित विकास तो सोचो कि पेड़ पौधा लगाना और बस, ठीक है। तो इसमें देखो पेड़ पौधों के साथ साथ मतलब पर्यावरणीय चीजों के साथ साथ आर्थिक वृद्धि को भी साथ लिया गया है, इन दोनों पर बल दिया गया है हरित विकास या ग्रीन ग्रोथ मॉडल में, जीजी मॉडल में। उसके बाद देखिए जलवायु परिवर्तन नीति लाई गई 2023 में। तो आपको पूछ सकते हैं जलवायु परिवर्तन नीति कब लाई गई? 2023 में। इसका उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना। जो प्राकृतिक संसाधन है उनके सतत उपयोग में बढ़ावा देना, मतलब वर्तमान समय में उपयोग में ले रहे हैं लेकिन भविष्य को भी ध्यान में रखें। ई वेस्ट प्रबंध नीति ये भी कब आई? 2023 में आई। तो ये दोनों नीतियां 2023 में आती है। और ई कचरा प्रबंधन व्यवस्था में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। तो दोनों ये नीति याद रखोगे और हरित विकास में ये याद रखोगे कि इसमें आर्थिक वृद्धि और पर्यावरण दोनों को शामिल किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री अर्बोरेटम क्या है? जयपुर मॉडल के समान वनस्पति उद्यान विकसित किए जा रहे हैं। देखिए वर्ल्ड फॉरेस्ट्री अर्बोरेटम क्या है? ये जयपुर में एक कार्यरत मॉडल है जिसको राज्य के अन्य जिलों में भी लागू किया गया है या विकसित किए जा रहे हैं, जैसे जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर। लगभग संभाग आ गए इसमें। जयपुर संभाग वो आ गया, जोधपुर अपने आप में एक संभाग है, बीकानेर संभाग है, कोटा संभाग है, उदयपुर है, भरतपुर है, अजमेर है। मतलब बहुत ही सरल चीजें हैं। जयपुर मॉडल के समान अन्य जो बाकी बचे संभाग है उनमें भी लागू किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। कौन सा? वर्ल्ड फॉरेस्ट्री अर्बोरेटम। तो अर्बोरेटम आपको याद रह जाएगा, सातों के सातों जो संभाग है वहां पर ये विकसित किए जा रहे हैं। सबसे पहले जयपुर में, उसी मॉडल पर राज्य के अन्य संभाग स्तर पर। आगे देखिए राज्य में वायु गुणवत्ता प्रबंधन स्थापित किया गया। मतलब वायु में गुणवत्ता निश्चित के मतलब किस तरीके की गुणवत्ता है। तो कुल वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन कितने हैं? 91। कुल वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन कितने? 91, जिसमें से मैनुअल कितने? 45 और सतत निगरानी स्टेशन कितने? 46। मैनुअल तो 45 और सतत निगरानी स्टेशन कितने? 46, एक ज्यादा है भाई। पूर्व चेतावनी प्रणाली जो है ये कहां पर सक्रिय है? आपके जयपुर राज्य की राजधानी है, वहां पर है ये सक्रिय पूर्व चेतावनी प्रणाली। ठीक है, आगे देखते हैं राजस्थान का प्रथम ग्रीन बजट। अब बात करते हैं राजस्थान बजट की। जो अब की बार का राजस्थान का बजट था वो कैसा बजट था? ग्रीन बजट था। ये राज्य का पहला ग्रीन बजट है, पहला ग्रीन बजट। देखा होगा आपने, दिया कुमारी जी ने जो है इस बजट को प्रस्तुत किया था। तो प्रस्तुति कब, ये बजट आया कब? 19 फरवरी 2025 को। राजस्थान बजट इस बार का कब प्रस्तुत किया गया? 19 फरवरी 2025 को प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा?
दिया कुमारी जी जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री है, उनके द्वारा ये बजट प्रस्तुत किया गया। साथ ही साथ वित्त विभाग भी इनके पास है, तो दिया कुमारी जी के द्वारा ये दिया गया था, प्रस्तुत किया गया था। जो राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री के साथ जो दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे उनमें से एक है। ग्रीन बजट के अंतर्गत प्रावधान कितना भाई? 27,854 करोड़ का इस बार प्रावधान किया गया। कितना? 27,854, लगभग 28 करोड़ के आसपास। ये राशि कुल योजना व्यय का कितना प्रतिशत है? 11.34% है भाई। कितना है? 11.34%। आगे देखिए, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या? सभी विभागों में सतत हरा, इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा सस्टेनेबल ग्रीन का कि सतत हरा क्या है? ऐसा हरित विकास या पर्यावरण संरक्षण जो लंबे समय तक टिकाऊ हो, पर्यावरण संतुलित हो और भविष्य के लिए सुरक्षित हो। सस्टेनेबल ग्रीन का मतलब यह है कि एक ऐसी विकास परियोजना जो पर्यावरण संरक्षण को लंबे समय तक टिकाऊ रख सके, पर्यावरण संतुलित रख सके और भविष्य के लिए आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके हेतु ये सुरक्षित रखने का एक कार्यक्रम है भाई सस्टेनेबल ग्रीन। प्रमुख उद्देश्य क्या है? सभी विभागों में सस्टेनेबल ग्रीन प्रणाली को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य। विशेष रूप से 10 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना इसका मुख्य उद्देश्य। 10 जो बिंदु है दिए गए हैं, ये आपके लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इतनी डीपली कोई नहीं पूछेगा। इतना याद रख लेना कि इसमें विशेष रूप से कितने क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, तो 10 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जलवायु परिवर्तन के अनुकूल हेतु कार्य, क्या क्या कार्य किए गए राज्य में? क्लाइमेट चेंज एडेप्शन प्लान 2030 तैयार किया जाएगा। कौन सा प्लान? 2030 तैयार किया जाएगा। ये 5 वर्षीय योजना होगी जो जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटने के उपायों पर आधारित होगी। जो जलवायु परिवर्तन से दुष्प्रभाव अपने सामने आ रहे हैं उनसे निपटने के लिए ये जो है नए नए उपाय खोजने का कार्य करेगी। कितनी वर्षीय? 5 वर्षीय प्लान होगा ये। ठीक है, दूसरा देखते हैं, क्लाइमेट चेंज पर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी और इसकी लागत कितनी आएगी? 150 करोड़ लागत आएगी। कितनी आएगी? 150 करोड़ लागत आएगी। उद्देश्य क्या है? अनुसंधान, नीति निर्माण और नवाचार को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य। इन 3 चीजों के लिए लागत कितनी? 150 करोड़ की लागत से है जो आपके क्लाइमेट चेंज पर उत्कृष्ट केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। आगे देखते हैं, वन एवं पर्यावरण जैव विविधता पारिस्थितिकी संरक्षण की बात करते हैं तो मिशन हरियालो राजस्थान के तहत राज्य में 10 करोड़ पौधारोपण किया जाएगा। ये लक्ष्य रखा गया है। मिशन हरियालो राजस्थान के तहत 10 करोड़ जो है पौधारोपण किया जाएगा। तो फॉर पॉलिसी, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट पॉलिसी और एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी लागू की जाएगी। ये 2 प्रकार की पॉलिसी जो है अपने राज्य में लागू की जाएगी। ग्रीन बजट में ये प्रावधान किया गया है। पालीघाट सवाई माधोपुर में घड़ियाल पालन केंद्र की स्थापना की जाएगी। जो आपके सवाई माधोपुर में कौन सी जगह? पालीघाट है। यहां पर क्या? घड़ियाल पालन केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो देखो, 2 तो पॉलिसी आपने देखी, 2 फॉर पॉलिसी और एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी, ये लागू की जाएगी। और जो मिशन हरियालो राजस्थान है उसके तहत राज्य में 10 करोड़ पौधारोपण किया जाएगा। पालीघाट सवाई माधोपुर में घड़ियाल पालन केंद्र की स्थापना की जाएगी। अगला देखिए भाई, सियागोस जैसी संकटग्रस्त वन्य प्रजाति, आपको पूछा जा सकता है सियागोस क्या है? ये एक वन्य प्रजाति है जो कैसी है? संकटग्रस्त है के संरक्षण हेतु सवाई माधोपुर करौली क्षेत्र में आवश्यक कार्य किए जाएंगे। सियागोस जो संकटग्रस्त वन्य प्रजाति है इसके संरक्षण हेतु उपाय किए जाएंगे। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय अभ्यारण्य में चंबल नदी से वन्य जीवों हेतु पेयजल की व्यवस्था भी की जाएगी। ऐसा भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। अब देखिए, लेपर्ड सफारी अपने जयपुर में देखिए, एक तो है जालाना लेपर्ड सफारी, एक है आमागढ़। ये जो जालाना है ये राज्य की पहली है, राज्य की पहली लेपर्ड सफारी है जालाना। तो जयपुर में देखो इसके साथ ही 3 हो जाएगी, जालाना, आमागढ़ और नाहरगढ़। लेपर्ड सफारी का प्रारंभ देखो इस बजट में प्रावधान किया गया कि अमरक महादेव जो कहां पर है? उदयपुर में। यहां पर लेपर्ड सफारी की शुरुआत की जाएगी।
या लेपर्ड जो रिजर्व क्षेत्र है, कंजर्वेशन है, स्थापित किया जाएगा। अमरक महादेव उदयपुर में। एक गंगा भैरव घाटी, गंगा भैरव घाटी ये अजमेर में है, यहां से भी लेपर्ड सफारी की जो है शुरुआत की जाएगी। बीड़ पापड़ जो कहां पर है, नाहरगढ़ अभ्यारण्य में है, यहां से भी लेपर्ड सफारी की शुरुआत की जाएगी। तो ये जो है इस बजट में प्रावधान किया गया है। लेपर्ड सफारी प्रारंभ 3 जगह से, उदयपुर, अजमेर और जयपुर। राजस्थान की पहली लेपर्ड सफारी जालाना, और उसके बाद देखिए आमागढ़ भी है जो आपके जयपुर में, जहां पर लेपर्ड सफारी है। आगे देखिए भाई, आगे बात करें, ये वापस आ गया वही चीज है। सतत भूमि उपयोग विकसित राजस्थान @2047 हेतु जीआईएस आधारित जो है ग्रीन लैंड यूज पर्सपेक्टिव प्लान जो है तैयार किया गया 2047 हेतु सतत भूमि उपयोग में, कि लगातार भूमि का किस प्रकार हम उपयोग कर सकते हैं अच्छे तरीके से। शहरी क्षेत्रों में ग्रीन लंग्स और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु 45 करोड़ का व्यय प्रस्ताव भी इस बजट में रखा गया। अब देखिए ग्रीन ऑडिट क्या है। हरित राजस्थान बनाए रखने हेतु ग्रीन ऑडिट पर 35 करोड़ का प्रावधान किया गया। मतलब जो राजस्थान है, हरित राजस्थान को बढ़ावा देने के लिए ये ऑडिट, कि जा जाके ऑडिट करे कि सही चल रहा है काम, नहीं चल रहा है, तो उस ऑडिट के लिए अलग से 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अब देखिए क्लीन टिच डेवलपमेंट, क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर, लागत कितनी आएगी? 250 करोड़ की लागत से ये सेंटर स्थापित किए जाएंगे। 3 वर्षों में 900 करोड़ की लागत से 16 शहरों को क्लीन एंड ग्रीन इको सिटीज के रूप में विकसित किया जाएगा। कितनी? 16 शहरों को कितनी लागत आएगी? 900 करोड़। और कितना समय? 3 वर्ष में। 3 वर्ष में 900 करोड़ की लागत से 16 शहरों को जो है क्लीन एंड ग्रीन इको सिटीज के रूप में विकसित किया जाएगा। ये इस बजट में प्रावधान किया गया। ये देखिए 16 शहर कौन कौन से? बूंदी है जो बावड़ियों का शहर है, नाथद्वारा, श्रीनाथ जी की भूमि खाटू श्याम जी जो आपके है, माउंट आबू, बालोतरा, नया जिला बना है भरतपुर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, अलवर, जोधपुर, जैसलमेर, किशनगढ़, भिवाड़ी, भीलवाड़ा, मंडावा और पुष्कर। ये 16 जो शहर है इनको क्लीन एंड ग्रीन इको सिटीज के रूप में विकसित किया जाएगा। 16 सिटी, 3 वर्ष से 900 करोड़ बजट आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। समता निर्माण और शिक्षा एवं कौशल विकास। राज्य में देखिए SDG CAG की स्थापना की जाएगी। इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है वर्ष 2030 तक सतत विकास के जो लक्ष्य रखे जाते हैं, SDG जो इंडेक्स होती है आपके, इसमें लक्ष्य रखे जाते हैं 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों की शीघ्र और प्रभावी प्राप्ति सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य रखा गया है। इसके लिए राज्य में SDG CAG की स्थापना। हरित वित्त पोषण की बात करें तो ग्रीन फंडिंग, तो देखिए राजस्थान ग्रीन क्रेडिट मैकेनिज्म विकसित किया जाएगा। ये कार्बन क्रेडिट की तर्ज पर कार्य करेगा। इसके अंतर्गत ट्रेडेबल्स ग्रीन क्रेडिट्स उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है जिन्हें बाजार में क्रय विक्रय किया जा सकेगा। अरावली विकास परियोजना, देखिए अरावली के संरक्षण हेतु 250 करोड़ रुपए अलग से जो है प्रस्तावित किए गए। इसके लिए अरावली विकास परियोजना की शुरुआत की जाएगी। 250 करोड़ रुपए उसके लिए अलग से प्रस्तावित है। तो आपको कोई पूछे तो अरावली विकास के लिए इस बजट में क्या था? 250 करोड़ रुपए अलग से प्रस्तावित किए गए। अब देखिए ISFR रिपोर्ट 2023 जो कब आती है? 21 दिसंबर 2024 को आती है भाई। ये कौन सी रिपोर्ट है? 18वीं रिपोर्ट है। कौन सी रिपोर्ट है? 18वीं रिपोर्ट है जो आपके 21 दिसंबर 2024 को आती है। इसके अनुसार राजस्थान में वन स्थिति क्या है? तो राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राज्य का जो है भौगोलिक क्षेत्रफल है। राजस्थान में वनावरण कितना है? राजस्थान में वनावरण की यदि बात करें तो 16,548.21 वर्ग किलोमीटर वनावरण है। कितना है? लगभग 16,500, लगभग 16,500 वनावरण है इस रिपोर्ट के अनुसार। राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 4.84%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जाता है एग्जाम में।
वनावरण इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कितने प्रतिशत भाग पे? 4.84% भाग पे। 2021 की तुलना में कितना? 106.75 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है, मतलब 0.64 की वृद्धि हुई है। कितनी? 0.64 की वृद्धि हुई है, ये याद रखना। 2021 की जो रिपोर्ट थी प्रति दो जो है कितनी बड़ी है? 0.64 की वृद्धि हुई है। आगे देखिए, सर्वाधिक वनावरण वाले जिले कौन कौन से? तो सर्वाधिक वनावरण की यदि बात करें तो जिले कौन से? एक तो आपका उदयपुर है, एक अलवर है। उदयपुर, अलवर। सर्वाधिक वनावरण की यदि बात करें तो नंबर 1 पर है उदयपुर और नंबर 2 पर है आपके अलवर। उदयपुर, उदयपुर और अलवर। कम की बात करें, न्यूनतम की बात करें तो एक तो चूरू है, और दूसरा हनुमानगढ़ है। तो देखिए, सर्वाधिक वनावरण जिले जो है आपके उदयपुर है, उसके बाद अलवर आता है नंबर 2 पे, और न्यूनतम वनावरण वाले जिले की बात करें तो सबसे कम वनावरण कहां पर है? चूरू में है, उसके बाद हनुमानगढ़ में। दोनों याद रखोगे। जिलों के भौगोलिक क्षेत्र के अनुपात में सर्वाधिक प्रतिशत वनावरण, मतलब पूरे जो है उस जिले का यदि भौगोलिक क्षेत्रफल देखें तो उसके अनुसार प्रतिशत में बात करें तो कौन से जिलों में? उदयपुर में है, और दूसरा जो है अलवर की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ पर प्रतापगढ़ आ जाएगा। तो उदयपुर के 23.16% भाग पे 60% भाग पे क्या है? वनावरण है। प्रतापगढ़ में 22.48% भाग पर क्या है? वनावरण है। उदयपुर में 23.60% भाग पे, प्रतापगढ़ में 22.48% भाग पे वनावरण है। जिलों के भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार न्यूनतम प्रतिशत वनावरण की बात करें तो चूरू आ जाएगा, और हनुमानगढ़ की जगह क्या आ जाएगा? जोधपुर आ जाएगा। चूरू में 0.45 आ जाएगा और जोधपुर में 0.49। अब देखिए, सर्वाधिक बात करें तो अभी हमने देखा उदयपुर, अलवर। सर्वाधिक वनावरण उदयपुर, अलवर। प्रतिशत की बात करें तो कौन सा? उदयपुर और प्रतापगढ़। अब देखो, न्यूनतम की बात करें तो चूरू और हनुमानगढ़। और न्यूनतम में प्रतिशत की बात करें तो चूरू और जोधपुर। ये याद रखोगे, कई बार क्या है आप कंफ्यूज हो जाते हो। जो प्रतिशत उस जिले के भौगोलिक पूरे संपूर्ण क्षेत्रफल में प्रतिशत की बात करें तो ये स्थिति आएगी, और पूरे के बारे में बात करें तो वो पहले वाली स्थिति आ जाएगी, ये वाली। ठीक है, आगे चलते हैं। 2021 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले, मतलब है 2021 की जो रिपोर्ट थी उसकी तुलना में सर्वाधिक वृद्धि सीकर और बाड़मेर में हुई है, और कमी कहां पर हुई है? 12 और प्रतापगढ़ में। सर्वाधिक वृद्धि वाले जो जिले हैं 2021 जो पिछली रिपोर्ट थी उसकी तुलना में सर्वाधिक वृद्धि सीकर और बाड़मेर में। सीकर और बाड़मेर में, एस भी याद रखना, सीकर बाड़मेर। और सबसे कमी पिछली रिपोर्ट की तुलना में तो बीपी लो हो गई भाई, मतलब इन दोनों में 12 और प्रतापगढ़ में जो है कमी देखी गई है। आगे देखिए, राजस्थान में प्रमुख वन प्रकार इस रिपोर्ट के अनुसार देखिए कौन कौन से वन है। सर्वाधिक वनों की यदि बात करें तो यही है, उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सर्वाधिक वन कौन से हैं? उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन है। इनको क्या बोल सकते हैं? 5B/C2। ये कितने प्रतिशत? 38.15% भाग पर है। तोदवन या अनोगिस पेंडुला वन 5E1 14.72% भाग पर है। शुष्क पतझड़ी झाड़ी वन 5DS1 ये आपके 11.41% भाग पे है। कुल मिला के निकल के क्या आता है कि ये राज्य, इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य में ये 3 जो वन क्षेत्र है या ये 3 प्रकार के जो वन है वो सर्वाधिक मिलते हैं। सर्वाधिक कौन से? इनमें भी उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन है, राज्य के 38.15% भाग पे आपको मिलते हैं। अति महत्वपूर्ण की बात करें
तो राजस्थान में वृक्षारोपण ट्री कवर की बात करें तो 10,841.12 वर्ग किलोमीटर में जो है वृक्षारोपण है। राजस्थान में कुल वनावरण और वृक्षारोपण की बात करें तो कितना है, 27,389.33 वर्ग किलोमीटर है। और इसको छाप लेना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस फैक्ट को। तो राजस्थान में कुल वनावरण व वृक्षावरण कितना है, 27,389.33 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के कुल कितने प्रतिशत भाग पर है, 8% भाग है राज्य का कुल। ये थी भाई आज की महत्वपूर्ण क्लास। नेक्स्ट में देखेंगे इससे आगे वनस्पतियों के प्रकार और जो आगे की चीजें बचेगी। कुल मिला के अगली 2 क्लास में इस टॉपिक को कवर करने का अपना प्रयास रहेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहे अपने साथ आपके अपने गोल गुरु अकेडमी चैनल से। धन्यवाद।